नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर नागेश्वर और जुड़ चुके हैं। सर, थैंक यू। इट इज ऑनर फॉर मी टू इनवाइट यू नमस्कार। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। एवरीवन नो अबाउट कांग्रेस मुक्त भारत, बट व्हाई डू यू वांट बीजेपी मुक्त भारत? एंड वी हैव 14 पॉइंट्स, so we are going to discuss today one by one. So first of all, sir, thank you. आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया और हम लोग के लिए बहुत ही मतलब एक सौभाग्य की बात है कि आपने ज्वाइन किया। Thank you. It is also an opportunity for me to present my views through your very popular channel. And I should also thank you and all your viewers for joining us and giving us this opportunity to share the views that are of very important for the survival of Hindu civilization. It's not just about India. It's a question of survival of Hindu civilization, which is under threat from the RSS and BJP. No, you carry. तो सर, मैंने आपके कोई कुछ पॉइंट्स देख रहे थे। फर्स्ट पॉइंट, मोदी सरकार इज अनडाउटली द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट। ऑल इट्स टॉक ऑफ ना खाऊंगा ना खाने दूंगा इज हम्बग। Yes, yes, that's true. Can I add some? I think I will show you few because no, the subject itself we can have a separate talk on that. View slides. How do I get slides from your computer? I'm not currently going to upload file. How do I upload file? Take a minute. Can you see any file? Just 1 second. It is uploading. Just 1 second. Yeah, I think I. So why is the government why the BJP party and government are the most corrupt? It is not just the BJP government. ये बीजेपी केवल बीजेपी सरकार नहीं है, बीजेपी पार्टी भी सबसे बड़ा करप्ट और भ्रष्टाचारी पार्टी निकला है। और इसका जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ये सब भांबक है। इसके लिए दो तीन झलक है रिसेंटली, बिकॉज इस शो में अगर ये हम पूरा इस विषय पे हम केंद्रीकृत करें तो बहुत समय लगेगा। रिसेंटली अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम जो सुप्रीम कोर्ट का मान्यवर सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अनुसार ये हमको पता लग गया है ये कितना बड़ा स्कैम है। जो पूरा 11,450 करोड़ रुपया में जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम उसमें से 6,566 करोड़ रुपया केवल भाजपा सरकार ने भाजपा पार्टी को गया। इसका मतलब यह है 57% ऑफ द टोटल फंड्स रिसीव्ड हैव गॉन टू दी भारतीय जनता पार्टी। नाउ व्हाट इज द मोडस ऑपरेंडी? ये लोग क्या कर रहा है? ये नंबर वन है दैट ये क्विड प्रो को है। दैट मीन्स जो कुछ काम के लिए जो किकबैक जो देते हैं ये है ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स। नाउ एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वन प्राइमरी क्वेश्चन इज
नो कंपनी, अगर कोई एक कंपनी स्टार्ट करे, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है बिजनेस करना और लाभ अर्जन करना। लाभार्जन के लिए जो कंपनी चलाते हैं वो धार्मिक काम करने के लिए तो नहीं है। इसका मतलब ये है, जब कोई कंपनी किसी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी को पैसा देते हैं, उसका मतलब ये है उसका ऊपर वो कुछ कुछ ना कुछ ये आशा करते हैं, that they expect some kind of a profit or some kind of a quid pro quo, some kind of action that will promote their interest of making more money. Now corporate जो हाउसेस है, कंपनीज इज नॉट ए बायोलॉजिकल पर्सन, उसको वोट देने के लिए तो अधिकार नहीं है, कंपनी तो वोट नहीं दे सकते हैं, तो कंपनी देन क्यों पैसा देंगे? इसका मतलब ये है, अगर जो कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए हो, कोई लाइसेंस, कोई परमिट देने के लिए भी हो, कोई दूसरा प्रकार ये फेवर लेने के लिए भी हो, और किसी सीबीआई केस या किसी ईडी केस, किसी पुलिस केस, किसी इनकम टैक्स केस से बचने के लिए हो, वो पैसा देते हैं। और अभी तक जो जितना जो मीडिया में जो आया है, एवरी पेमेंट that is made to the Bharatiya Janata Party is directly linked to either a favor or to prevent any action by the enforcement directorate or CBI or income tax. इसका मतलब ये है, ये सबसे बड़ा घटोला है, and this is the biggest corruption in the recent past, and they are saying that ये black money ये इलेक्शन में ब्लैक मनी का जो रोल कम करने के लिए, अगर ऐसा है, आप सीक्रेट क्यों रखे हो, और आप ये कॉन्ट्रैक्टर से क्यों ले रहे हो, और देर आर सो मेनी कंपनीज जिसका एक पैसा भी उसका लाभ नहीं है, परंतु वो जो 100 करोड़ रुपया वो दिया है, इसका मतलब यह है ये मनी लॉन्ड्रिंग है, सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है। तो इससे बड़ा और करप्शन क्या है? दिस इज ओनली वन एग्जांपल। और दूसरा है, ये सब उसका डेटा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। देन इसमें दूसरा है जो वॉशिंग मशीन वाला जो आजकल जो चल रहा है, नो जो डेटा मीडिया में जो है, पिछले 10 साल में 25 अपोजिशन प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर 25 लोग वो बीजेपी भाजपा को ज्वाइन किया है। उसमें से वो 25 लोग, उसमें सबके विरुद्ध में ईडी केस हो, सीबीआई केस हो, कोई इनकम टैक्स वाला हो, वो केस ऑलरेडी बुक किया हो ना, एलिगेशन उसका ऊपर भ्रष्टाचार का एलिगेशन हो, वो सब लोग ज्वाइन किया है। उसी में से 23 लोग, दैट इज 23 पीपल, दे गॉट रिलीफ। इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स ये सब करप्ट लोगों को अपने पार्टी लेने के लिए ये भाजपा ये इलेक्टोरल स्कीम या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को दुरुपयोग कर रहा है। और इसे क्या ये तो, और इसे क्या एविडेंस चाहिए दैट बीजेपी इज द बिगेस्ट भ्रष्टाचारी पार्टी? इट इज एक्चुअली भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, इट इज नो लॉन्गर ए भारतीय जनता पार्टी, एंड उसका सरकार भी वही है। एंड देन यू गो टू एन इम्पोर्टेंट थिंग मैं सबको बताना चाहता हूं, जो यूपीए समय में जितना जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो सब बाहर निकल आने के लिए दो कारण है। नंबर वन, वो आरटीए एक्ट, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसमें से क्या है, वो बहुत लोग, वो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस को वो दिया है, जो किसको रख दिया, किसको लाइसेंस दिया, उसी में से ये जितना जो भ्रष्टाचार है वो निकला, बाहर आ गया। देन दूसरा ये है, सीबीआई और स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो के पास बिना सरकार के परमिशन से केस करने के लिए अधिकार था। ये मोदी सरकार ने क्या किया है, 2018 में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को वो संशोधन किए करके वो सीबीआई को और स्टेट में जितना एंटी करप्शन ब्यूरोस है उसको सत्यानाश कर दिया, वो फिनिश कर दिया है। अभी कोई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर रजिस्ट्रेशन, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कोई भी कुछ बिना सरकार का परमिशन से नहीं कर सकते।
बिकॉज ये लोग को पता हो गया है जो यूपीए सरकार में जितना भ्रष्टाचार बाहर आ गया, ये बिकॉज सीबीआई एंड स्टेट एसीबी को ये पावर था, उस पावर को हटा दिया। अभी सीबीआई खाली नाम मात्र एक एजेंसी है, सरकार परमिशन देने से ही वो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कर सकते हैं। सो इसका यह है जो इन द कंप्यूटर यू हैव समथिंग कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड फायर वॉलिंग योरसेल्फ। दैट मीन्स द बीजेपी सरकार और मोदी सरकार, बीजेपी पार्टी, बीजेपी लीडर जितना है, वो अपने आप को एक फायर वॉलिंग कर दिया है, अपने आप को एक सुरक्षा कवच वो डाल दिया है। उसी वजह से सीबीआई कुछ नहीं कर पाएंगे बिना उसी परमिशन। नो बताइए, कोई अक्यूज्ड जिसका ऊपर आरोप है, वो बोलेगा मेरा मेरा खिलाफ आप इन्वेस्टिगेशन करो ना इंक्वायरी करो, कभी नहीं हो सकता है। So, ये systematically they have destroyed anti-corruption mechanism in the country. They are indulging in loot and lutera. Electoral bonds is just an example, and and on the other hand, they have the guts and gumption to tell that ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैंने इतना जो मैंने डबल टॉक और हिपोक्रेसी और कभी भी नहीं हुआ था ये भारत। So for this reason, I say that the BJP party and BJP government is the most corrupt. And then you see PM cares, when there is a Prime Minister's National Relief Fund, इसका जो PM केयर फंड बोल के दूसरा फंड कराने की क्या आवश्यकता थी? अगर करना है तो देन वो भी जो पीएम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जैसा है वैसा ओपन रखना चाहिए। कौन कितना पैसा दे रहा है, उसका खर्च कैसा हो रहा है, अभी किसी को पता नहीं है। वो पीएम केयर फंड में कितना पैसा आ रहा है, किससे आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है, उसका खर्च कहाँ हो रहा है। लोग आरटीआई एप्लीकेशन डाला है, वो आरटीआई एप्लीकेशन वो पूरा मैंने जो वो कमीशन के बाद जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और कोर्ट्स के पास भी गया था, एंड कोर्ट्स आल्सो दी गवर्नमेंट ने बोला है ये पीएम केयर फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, पैसा लेते हो पब्लिक से, और ये ऑर्गेनाइजेशन है सरकार का है, उसमें प्रधानमंत्री और बाकी लोग उसके मेंबर्स है, ये कैसा पब्लिक अथॉरिटी नहीं हो सकता है। दिस इज अनदर बिगेस्ट स्कैम whose details will come to know only when ये उसका इंफॉर्मेशन जब बाहर निकले, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट मान्यवर सुप्रीम कोर्ट पास जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे। then you see, I give one example of investment, एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट्स के। एयर इंडिया का पूरा असेट्स 1 लाख करोड़ आसपास थे, उसमें से उसका जो डेट वो अराउंड 55,000 to 60,000 का अंदर वो 60 उसका डेट था। दैट मीन्स उसका नेट एसेट वैल्यू 40,000 करोड़ था। उसके अलावा एयर इंडिया एक नेशनल प्राइड है, बिकॉज वो नॉट एवरीथिंग शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बट ये लोग क्या किया है, they sold it or not sold, they simply gave it back to the Tatas for 18,000 crores। वो 18,000 करोड़ में उसमें टाटास ने केवल आई थिंक आसपास 3,000 करोड़ दिया है, बाकी 15,000 करोड़ वो एडजस्ट कर लिया। दैट मीन्स a company, a national company, which is a pride of the nation, having assets of 1 lakh crores and around 60,000 crore debts. That means net value 40,000 crore. It has been given to the Tatas just for 3,000 crore. ये कैसा दिया है? Was there was no debate in parliament on this? No, and there was absolutely things were not in the open. और इससे करप्शन नहीं, अगर ये करप्शन नहीं है तो कौन क्या करप्शन हो सकता है? देन ये देखिए, एयर इंडिया सोल्ड फॉर ए सॉन्ग। एंड दूसरा है ये जो सीएजी ने रिसेंटली दे हैव सेड, ये जो रोड बना रहे हैं ना, जो मोदी सरकार बोलते हैं हम डेली 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना रहे हैं, ये सीएजी का रिपोर्ट का अनुसार 1 किलोमीटर का बनाने के लिए मार्केट में वैल्यू 18.2 करोड़ है पर किलोमीटर। दैट मीन्स 18 करोड़। ये लोग का एस्टिमेट
251 करोड़ दिया है. That means 14 times more. The cost that they are inflating is 14 times more as per the CAG report. It is not by anyone's report. And इसमें से कितना घटोला होता होगा आप इमेजिन कीजिए. So these are the few examples I say. From this, it is very much evident that BJP as a party and BJP as a government is the most corrupt in the recent past. And they have also firewalled themselves by amending the Prevention of Corruption Act so that no investigation inquiry can be done by the CBI without prior permission of the central government. That is the point, one of the points which I mentioned in my that 14 points. Yeah. ओके सर, तो इसके बाद अगर आपने जो ये पॉइंट्स दिखाए हैं और आपने बताया कि ये सबसे करप्ट हैं, तो ये तो आपके Yes. ऊपर ये मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं, डिफेमेशन भी No, डाल ठीक सकते है. हैं. See, I am saying it based. It's not my personal opinion. It is based on the evidence which is available in public domain. Honorable Supreme Court ने ही बताया जो election जो electoral bonds is a big is unconstitutional, and then amendment of the PC Act is itself is evident. RTI Act has been diluted. That is evident. जो NHA में जो scam हो रहा है that is evident. और एयर इंडिया का जो 40,000 करोड़ वाला वो 3,000 करोड़ में वो दिया, दैट इज एविडेंट. क्यों दिया है? एंड जितना जो ऑल दोस फिट प्रो का इज एविडेंट. नो प्रॉब्लम. इट इज आई कैन फेस द एनी एनीथिंग. नो सर नो इशू. आपका दूसरा पॉइंट जो है, क्योंकि बड़े सारे पॉइंट है, थोड़ा जल्दी खत्म करना है, तो या उसके लिए मैं कम बोल रहा हूँ. हाँ ठीक हाँ है. बिल्कुल. तो बिकॉज फर्स्ट मोदी पॉइंट इज सरकार इज द इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई आई टुक मोर टाइम. Modi Sarkar is the biggest Hindu drohi in the entire world history यस. because having acquired political power entirely on Hindu votes, it did not redress any of the legitimate grievances and disabilities by any not amending Article 25 to 30 of the Constitution for giving equal right to Hindu as well with the given minority Christian and Muslim by not enacting a central temple act and repealing all state temple laws, free temples from secular government control, etc. इसका मैं बताता हूँ. ये मोदी सरकार मैं कभी बोलता हूँ बिकॉज मेरा ट्वीट में भी मोदी सरकार, बिकॉज द गवर्नमेंट बिलोंग्स टू द आरएसएस बीजेपी. मोदी इज देयर लीडर. बिकॉज मोदी में बी एन इम्पोर्टेंट लीडर, बट द प्रॉब्लम इज मोदी इज द प्रोडक्ट ऑफ द आरएसएस. आरएसएस जो संस्था है उसका एक प्रोडक्ट है जो मोदी, जैसा वाजपेयी, जैसा अडवाणी, जैसा ऑल अदर्स. नाउ why I am saying that RSS BJP government is the biggest Hindu drohi in the entire world history, it is based on evidence. Now tell me, they have been projecting themselves, not in writing, but in public perception, in their public speeches, in their actions, that they are a Hindu party. And then Hindus have been fooled to vote to them. And then Hindus, because of the unprecedented anti-Hindu actions by the UPA government, Hindus overwhelmingly voted the RSS BJP. I don't know. I mention I always RSS BJP because BJP is only a subsidiary company of the holding company called RSS. RSS BJP by giving 282 seats to BJP, and then NDA also they got more. Now there are certain grievances and disabilities imposed on Hindus. One is that in India is a secular country as per the constitution. We have no issue with that. But secular means that the government, the constitution, the laws, the public policies should treat every person, every citizen of the country equally without any consideration for his religion. Now you look at articles 25 to 30 of the constitution. उसमें Hindus have not been given equal religious rights. एग्जाम्पल जो टेम्पल्स हमारा हिंदू तो टेम्पल अपना अपना टेम्पल को चला नहीं सकते हैं, बट वेर मस्जिद और चर्चेस अपने जो मुस्लिम और क्रिश्चियन समाज के पास है. देन
minority appeasement है, then educational institution है. So these are the 5 to 6 grievances which Hindus have, and these grievances are imposed by the constitution. Now, if any party or any organization that comes to power which claims that they are Hindu, or at least no, they have some Hinduness, the first thing they should do is remove these disabilities. They have not done. We have approached them several times in several ways, but they have neglected. Not neglected. They have completely ignored, and then not only not ignored, they have perpetuated those disabilities against Hindus. For instance, आप देखिए उत्तराखंड में नॉट ओनली जो 2 लाख मंदिर जो हिंदुओं का मंदिर जो सरकारों ने कब्जा किया है विभिन्न राज्यों में, उत्तराखंड बीजेपी सरकार ने 55 जो चारधाम मंदिर को वो कब्जा कर लिया जो 2019 में. ये कौन सा हिंदू सरकार है जो हिंदुओं का वोट लेके सरकार में आते हैं, फिर हिंदुओं का मंदिर को कब्जा कर लेते हैं? और दूसरा है जो राम मंदिर का जो पहले जो इश्यू था पिछले 500 साल से हिंदुओं ने लड़ रहा है. जो बीच में जो आरएसएस बीजेपी अपना लोग वो घुस के वो पूरा मने द एंटायर एजिटेशन दे हैव कंप्लीटली हाईजैक्ड इट. फाइन. सो सुप्रीम कोर्ट ने मान्यवर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं का फेवर में जजमेंट दिया. ये लोग क्या किया है, वो अपना सरकार और आरएसएस लोगों को मिला के, जो चंपतराय तो आरएसएस का है, वो मिला के एक ट्रस्ट बनाया, और सरकार वो ट्रस्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं, जो कमिश्नर रहते हैं, जो राज्य सरकार का लोग रहते हैं, केंद्र सरकार का लोग रहते हैं, और एक बिल्डिंग कमेटी भी बोल के बना दिया. वो बिल्डिंग कमेटी में कौन, जो प्रधानमंत्री का जो प्रीवियस जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नृपेंद्र मिश्रा जी, उसको तो चेयरमैन बनाया. तो सीएमडी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन एक्स सीएमडी उसको तो मेंबर बनाया. एक्स डीजी बीएसएफ उसको एक मेंबर बनाया. सब सरकारी कमेटी है. परंतु ये आरएसएस बीजेपी क्या किया है, अगर सरकार पैसा देके सरकार कमेटी के द्वारा अगर मंदिर बनाया तो हमको कुछ आपत्ति नहीं होता है. परंतु ये लोग पूरा एक अभियान चलाया और पूरा देश भर 3,200 करोड़ ऑफिशियली का आसपास वो ऑफिशियली वो कलेक्ट किया सब हिंदुओं से. अनऑफिशियली जो कितना पैसा कलेक्ट किया, बहुत लोग मेरा जो जानकारी में बहुत लोग बोल रहा है उसको तो जबरदस्त बोला है तो आप पैसा दे, कैश दे दो, चेक मत देना है. सो वो भी कितना 1,000 करोड़ ये लोग जो कार्यकर्ताओं ने जो पैसा कमा वो कलेक्ट करके मिसअप्रोप्रिएट है, उसका तो हिसाब नहीं है. और ये मंदिर जब हिंदुओं का आधा थे, बिकॉज मुस्लिम के पास आधा थे, हिंदुओं के पास आधा थे, सुप्रीम कोर्ट पूरा हिंदुओं को दिया है. बट ये जो आधा हिंदू समाज के लिए पास में जो था पुराना मंदिर, ये टेंट में भी था जो भी हो, अभी पूरा 100% जो सरकार का हो गया. किंतु पैसा है हिंदुओं का जो चलाता है सरकार का. और इससे बड़ा हिंदू द्रोही कौन हो सकता है? अगर वो सच में वो हिंदू प्रेमी है तो जितना शंकराचार्य विभिन्न धर्माचार्य लोग हैं उसे एक मीटिंग बुला के उसको हैंड ओवर करना था. दैट ये मंदिर हम मिल गया है, नो हम आपको दे रहे हैं, आपको जो भी सहायता चाहिए हम सरकार का तरफ देंगे, बट हम तो सेक्युलर गवर्नमेंट है, हम कुछ नहीं करना है. वो तो नहीं किया. वो पूरा आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने पूरा कब्जा कर लिया वो मंदिर को. तो इसी वजह से ये सबसे बड़ा हिंदू द्रोही संस्था है, हिंदू द्रोही सरकार निकले. ऐसा तो बहुत विषय है, बट समय का अभाव कारण से मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ. इससे जुड़ा आपसे एक शॉर्ट आप आंसर इसका दे सकते हैं चाहे तो. आपका अराउंड 30 ईयर से आरएसएस के लोगों से अच्छे रिलेशन रहे, लेकिन अचानक से क्या ऐसा हुआ नहीं, मैं कि आरएसएस आपने का पूरा आरएसएस मुक्त भारत सुनिए, की एक अभियान ही छोड़ दी? सुनिए मैं बोल 1981 में मैं जब एमएससी ज्वाइन किया था उस समय मैं आरएसएस में जुड़ गया था. ओके, अभी तक तो कितना साल हो गया होगा, 43 ईयर्स. सब आप और सब कोई भी जो जैसा जो भी हिंदू है वो क्यों आरएसएस और बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के साथ में जोड़ते हैं? वो सोचते हैं ये हिंदू संस्था है. हम भी जो स्टूडेंट में था वो ज्वाइन किया, और जब उस समय तो वो किसी राज्य में तो अधिकार में नहीं था 1981 में. देन बाद में ग्रेजुअली कुछ राज्यों में वो अधिकार में आना शुरू किया.
मैं जब भी जो अधिकार में आना शुरू किया, मैं उस समय जो रज्जू भैया से लेके उसके बाद में जितना जो सरसंघ चालक है उसके साथ में मेरा अच्छा संपर्क था। उसके उस समय वो उसी समय से 81 के बाद मैं जब आईपीएस 86 में ज्वाइन किया, उसके बाद में जितना सर कार्यवाह लोग थे और विभिन्न आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद का पदाधिकारी थे, वो सब लोग के साथ मेरा अच्छा संपर्क थे। मेरा घर को भी वो लोग आते थे, हमारा घर में रुकते थे, हमारा घर में खाते थे। ये क्यों? बिकॉज़ मैं जब भी उसका वो लोग आते थे, मैं इसी विषय यही बात करते थे। दैट हिंदुओं का भारत में समान अधिकार नहीं है। ये मंदिर भी सरकार का कब्जा में है। ये दोनों अगर नहीं करे तो हिंदू सभ्यता, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति पूरा सब मिट जाएगा। वो सब लोग मुझे सामने अग्री करते थे और वो लोग बोलते थे बट नागेश्वर जी देखिए हम तो अब अपोजिशन में हैं, समय लगेगा, उसके लिए हम सब लोग कष्ट करके हम लोग का प्रयास करके सरकार में लाना है। सो जब 1998 में जो वाजपेयी सरकार आया था, मैं सुदर्शन जी के पास गया था उस समय जो अभी झंडा वाला जो वहां थे, उसमें मैंने यही प्रस्ताव लेके गया था। लेकिन वो बोला सुना है पूरा, हम तो आप लोग आपसे पहले से ही बोल रहा है, बट परंतु देखिए अभी तो एक गठबंधन सरकार है, अगर हम कोई कुछ करेगा तो सरकार गिर जाएगा और कुछ लोग के कुछ साल के लिए आप इंतजार करो, ठीक है। देन फिर वो सरकार वाजपेयी सरकार तो चला गया। फिर 2014 में जिस दिन जो सरकार आया था, जो मई में आया था, अगस्त आई थिंक अगस्त 2014 में जो सरसंघ चालक जी ने भुवनेश्वर आया था, जो अभी मोहन भागवत जी ने, उसे पूछ लीजिए आपने, मोहन भागवत जी भुवनेश्वर आया था, हम मिले थे उसको, हम उसका जो ड्राफ्ट बिल दिया था, जो इक्वल राइट्स फॉर हिंदूज, हिंदुओं का समान अधिकार देने के लिए, वो पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद बोला है तो आपने तो सुदर्शन जी को उस समय भी बोले थे, बीच बीच में बोल रहा था, बट देखिए अभी तो राज्यसभा में हमको बहुमत नहीं है, कुछ समय के लिए हम इंतजार करो। ओके, हाँ ठीक है, अगर राज्यसभा ये हो गया, देन 2015 में जो जब ये नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन, अपॉइंटमेंट्स कमीशन जो के लिए जो संविधान को जो संशोधन किया था, मैं उस समय उसको पूछा था, आपने बोल रहा है जो राज्यसभा में अगर बहुमत नहीं है, आप ये कैसे कर पाया? अब आप जैसा एनजेएसी जो किया था उसी समय उसी अनुसार आप प्रयास कीजिए। वो बोले नहीं नहीं, आप बार बार ये आके बोलते हैं आपका अगर पर्सनल है तो कुछ बोलो, मुझे मेरा कुछ पर्सनल नहीं चाहिए। मेरा क्या है, मैं आईपीएस से थोड़ी आपके वजह से मैं आया हूँ, मैं तो आईपीएस स्वयं मेरा जो प्रतिभा से मैं आया हूँ। सो वैसा सब लोग के साथ, अब अभी संतोष जी है उससे पूछो, जो बीजेपी का संतोष जी है, अभी जो होसबोले साहब है, वो जो आरएसएस में नंबर 2, जितना लोग है आरएसएस टॉप लोग को ये बात हमने बात किया कि ना, नया बात को मैंने उसका जो बिल दिया है, देन वैसे जो पूरा दे टू अवॉइड इट। देन हमने 2018 में हमने सोचा है ये ऐसा नहीं होने वाला है, और एक आरएसएस ने पदाधिकारी, उसका नाम नहीं लाना चाहता हूँ बिकॉज वो बोला है मुझे कॉन्फिडेंशियल है, आप एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करके पहले सबको मेरी एक पब्लिक ओपिनियन चलो। मैं उस समय एडिशनल डायरेक्टर सीबीआई था। देन हमने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस किया है, जो जितना लोग सुन रहा है और जितना लोग जो बाहर बाहर है जो वो सब लोग जानते हैं। 2018 में सितंबर 21 में हिंदू चार्टर ऑफ डिमांड बोल के हम नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था, मेंटर किया था, और अराउंड 200 लोग पूरा देश भर से इंटेलेक्चुअल्स को हम बुलाया था। उसमें ये चर्चा हुआ था, हमने बोला ये हिंदुओं का क्या मुद्दा है। नंबर 1 मुद्दा है हिंदुओं का समानाधिकार चाहिए। नंबर 2 मुद्दा है हिंदू मंदिरों को सरकार कब्जा से निकालना है। ऐसा 9 मुद्दा हमने बनाया था। बना के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था नेक्स्ट डे, वो जो जितना इंटेलेक्चुअल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। फिर वो एक रेजोल्यूशन पास किया था, वो रेजोल्यूशन प्रधानमंत्री और वो तत्कालीन गृह मंत्री जो राजनाथ सिंह जी और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष जो अमित शाह जी, आरएसएस अध्यक्ष, ये जितना जो आरएसएस बीजेपी में प्रमुख है उसको सबको कॉपी भेज दिया, उसके साथ में बिल भी दिया, तो जो ड्राफ्ट बिल भी कुछ नहीं हुआ है।
फिर 2019 में सितंबर 22, 2019 सितंबर 2, एक ठीक एक साल बाद हम फिर और एक कॉन्फ्रेंस किया। उस कॉन्फ्रेंस का नाम है इक्वल राइट्स फॉर हिंदूज, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इक्वल राइट्स। उस समय मैं नौकरी में था, बिकॉज हम जो किया था वो कोई असंवैधानिक नहीं है, हम जानते हैं जो संविधान करके। फिर उस समय में भी वही अराउंड 200 पीपल हैव बीन इनवाइटेड, एंड देन वी अगेन सेंट अनदर रेजोल्यूशन विद ड्राफ्ट बिल्स। उसके 2020 में तो करने वाला था, बट 2020 में वो कोविड वगैरह आके सब बंद हो गया। मैं 2020 में रिटायर हो चुका था। सो मेरा कहना है दैट ये आरएसएस, मेरा अनुभव से, पर्सनल अनुभव से, उसका जो रियल जो कलर सच वो क्या है, वो जब सरकार में सत्ता में आने के बाद पता लग गया। जब तक वो अपोजिशन में था, जब तक उसके पास सत्ता नहीं था, वो हिंदू 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 बोलते थे। जिस दिन जो सरकार में आया, देन पूरा हिंदू विरोध या हिंदू द्रोही या हिंदू ट्रेटर बन गया। और इसका जो मैं जानता हूं पहले से भी, मेरा कुछ कुछ डाउट्स भी था, बट ऑल दोस डाउट्स हैव बीन कंफर्म्ड। इट इज फॉर दिस रीजन, फॉर दिस वेरी सिंपल रीजन, दैट एनी पार्टी दैट क्लेम्स टू बी हिंदू, इफ इट डज नॉट ट्रीट हिंदूज इक्वली, हम ये नहीं मांग रहे कि आप सॉरी आप हिंदुओं को विशेष अधिकार दे दो, नहीं। जो मुसलमान, क्रिश्चियन और हिंदू समान देखो, कानून का सामने सब लोग समान होना चाहिए, संविधान के सामने सब लोग समान होना चाहिए। यही राजधर्म है। सेकुलरिज्म का मतलब है राजा के लिए सभी प्रजा एक ही है, हम चाहते हैं वही है। हम किसी दूसरा विशेष अधिकार हम नहीं मांगते। अगर जो मुसलमान अपने जो मस्जिद चला पा रहे अपने, और क्रिश्चियन अपना मस्जिद चर्च चला पा रहे, और सिखों ने अपना गुरुद्वारा चला पा रहे, हिंदुओं को क्यों अपना मंदिर चलाने के लिए अधिकार नहीं है? अब क्यों ये छीन लिया है हमारा प्राथमिक अधिकार? तो ये यही बात है। इसी वजह से मैं आरएसएस से दूर हो गया हूं, बिकॉज ये लोग दे टर्न्ड आउट टू बी द बिगेस्ट ट्रेटर। सर आपके ऊपर एक एलिगेशन भी था कि आपने सर्विस रूल का वायलेशन किया है, हाँ, उस नहीं नहीं, कोई प्रेस नहीं है। कॉन्फ्रेंस को हम लेकर। जानते हैं जी, मुझसे कोई अधिक लोग जानते हैं कि सर्विस रूल क्या है, संविधान क्या है। हम तो इम्प्लीमेंट तो करने जस्ट वाले मेरा बताने का मतलब यही था हैं। कि नो नो, देर इज नो सच थिंग, देर इज नो सच थिंग, पीपल आर इग्नोरेंट ऑफ दैट। बिकॉज ये जो जब मैं मांग रहे हैं ना, ये जो पूछ रहा है, इसके लिए उसके पास तो कोई उत्तर नहीं है। इसका जो हिंदू द्रोही जो काम किया था, उसके पास उत्तर नहीं, खाली ऐसे फालतू बात भी मैंने जस्ट इसलिए पूछ लिया आपसे कि कुछ हैं जिनका नाम मैं भी नहीं लेना चाहता और आप जानते भी होंगे। वो जब कभी सर्विस में थे तो मतलब पीके जैसी फिल्म को जस्टिफाई करते थे, बजरंग दल को गाली देते थे। तब वो कौन? बताते हैं कि वो उनकी सर्विस का कंपल्सन था और आज वो नो सरकारी नो, यूट्यूबर मैं हैं। जीवन में, सुनिए, मैं जीवन में कभी बजरंग दल को गाली नहीं दिया, ना पीके फिल्म को जस्टिफाई किया। मैं ऑलवेज, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ उसी समय भी वही बात कर रहा था, बिकॉज मैं जो बात करता हूँ वो संविधानिक है, कानूनी है, और एथिकल है, और मोरल है। आप किसी दृष्टि से भी देखिए, ये किसी में आपको नहीं मिलेगा। खाली केवल इतना था, मैं जब सर्विस में था उस समय पब्लिकेशन नहीं करते थे, प्राइवेटली बात करते थे, बस। दैट इज ओनली डिफरेंस, बिकॉज पब्लिकेशन करने का तो वो अलग प्रकार वो रूल्स है। और तो जितना जो आरएसएस बीजेपी वाला है ना, उससे पूछो, उड़ीसा में हो, जो बाकी जगह में भी हो, तो हमने क्या क्या उससे बात किया था। यू शुड टेक इंटरव्यू ऑफ देम। the Modi government has been indulging on precedented minority appeasement by misusing public funds for promoting sectarian interest of Christians, Muslims in the past 10 years. About 50,000 crore of secular public fund having to spend for welfare of minorities based for their religious identity, but not a single paisa for the welfare of Hindus on the basis of religious identity. यस। ये फोर्थ पॉइंट है। यस। इसका मैं कुछ, आई थिंक वेयर इज इट,
Do I have to add slide again? Yes. ये slide नहीं आ रहा है. Is it disabled? How do I add slide? आपने डिसेबल किया है क्या? नो. बट इट्स ये नॉट. आर यू एबल टू? हाँ, अभी ना आया. सो हाँ, इसको देखिए. हमने जो ये सेकुलरिज्म का जो हिंदू द्रोही जो है ना, जो सेकुलरिज्म का पूरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिंदूज, एक साइड में सरकार मजा कर रहा है, दूसरा साइड में माइनॉरिटीज मजा कर रहा है. हिंदुओं का ऊपर जो ये है, ये सेकुलरिज्म नहीं होता है. देन जो अनप्रेसिडेंटेड माइनॉरिटी अपीज देखिए, जो मोदी जो बीजेपी सरकार 2014 में आने के बाद कितना, अब इसमें देख पा रहे हैं कितना स्कीम्स है. ये खाली कुछ स्कीम्स है. और हिंदुओं का क्या है? ताली बजाओ, झाड़ू चलाओ, नहीं तो ये दीप जलाओ, योगा करो. ये फालतू है. इसके लिए क्या है? निकाह शगुन, हुनूर हाट, मदरसा अनुदान, हज हाउस. ये अब देखिए पूरा लिस्ट में हिंदी में लिखा है. हिंदुओं का कोई कुछ ऐसा स्कीम है दिखाइए सरकार में पूरा सर. और माइनॉरिटी के लिए एक प्रत्येक मंत्रालय भी है, पर हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है. ना ऑफिस, नहीं कोई कमीशन, ना मंत्रालय, ना कोई डायरेक्टरेट, ना कुछ है. देन उसके बाद में ये देखिए, ये है बजट. ये सरकार का बजट सही है. 2013-14 में जब कांग्रेस सरकार थे यूपीए, उस समय जो माइनॉरिटियों का बजट था 3,131 करोड़ है. और 2022-23 आने तक मोदी सरकार में उसको 5,020 करोड़ को तक बढ़ाया. जब उस समय क्रिटिसिज्म हुआ था, ये क्या किया है, कुछ मैंने षड्यंत्र बना के वो 50% ऑफ द फंड को स्किल डेवलपमेंट में डाल दिया. मैंने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से निकाल के स्किल डेवलपमेंट को डाल दिया, सो दैट किसी का जो दृष्टि में ना आए. सो as a result now till 2023-24, that is 31st मार्च, जो 7-8 दिन पहले जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है, 43,382 crores was the amount given by BJP government for the minorities welfare. बीजेपी केंद्र सरकार है. और आप राज्य सरकारों का जो माइनॉरिटी लोगों का जो वेलफेयर का जो बजट ले लें, बिकॉज एवरी स्टेट में भी वो है माइनॉरिटी वेलफेयर, वो कम से कम अनदर 50,000 करोड़ होगा. ये दोनों मिला के ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपीस हैज बीन स्पेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज इन द लास्ट 10 years. नाउ इधर जो पॉपुलेशन का जो जनसंख्या का देख लीजिए. देखिए 2011 का सेंसस, बिकॉज ये बीजेपी सरकार ने वो पॉपुलेशन जनसंख्या करने के लिए भी वो मैंने ये राजी नहीं है, जो एवरी 10 ईयर जो होना था. जो एज पर दिस 2011 सेंसस, हिंदुओं का पॉपुलेशन 79.80 था. दैट मीन्स थोड़ा कम, 80,000 से थोड़ा कम, 80% से. नाउ मुस्लिम इतना है, परसेंटेज देखिए आप. नाउ अगर 1 लाख करोड़ रुपया आप माइनॉरिटी को दिया, माइनॉरिटियों का जो संक्षेम और वेलफेयर के लिए दिया, कल्याण के लिए दिया, हिंदुओं को उसी हिसाब से 4 लाख करोड़ देना है. माइनॉरिटीज तो 20% है ना टोटल मिला के, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन. बाकी तो 80% तो हिंदू है. अगर 1 लाख करोड़ रुपया आपने जो दिया है जो ये माइनॉरिटी कल्याण के लिए, और हिंदुओं को कल्याण नहीं चाहिए क्या? हिंदुओं को कल्याण के लिए कितना पैसा दिया है ये सरकार? मैंने एक पैसा भी नहीं दिया है. सुन, मैंने बिग जीरो. ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? किस, आप जाइए, यू गो टू एनी सेक्युलर कंट्री इन द वर्ल्ड, be it United States, Canada, Australia, UK, or any of the European countries, they don't discriminate on the basis of religion. But हम बोलते हैं हम सेक्युलर बोलते हैं.
और ये भाजपा और आरएसएस बोलते हैं हम हिंदू। ये कौन सा हिंदू है ये? 1 लाख करोड़ रुपया, दैट मीन आपने जो पिछले 10 साल में तो माइनॉरिटियों को दिया है, हिंदुओं को 1 पैसा भी नहीं दिया है। मैंने कर देते हैं हिंदुओं और जो लाभ लेते हैं वो। ये कौन सा राजनीति है? ये कौन सा राजधर्म है? ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? ये कौन सा धर्मनिरपेक्षता है? वो यही हम बोल रहे थे। दैट इज वाई दे आर वर्ल्ड्स बिगेस्ट हिंदू द्रोहिस, आरएसएस बीजेपी। इसको ठीक करना था। अगर आप भी कंटिन्यू कर, नॉट ओनली कंटिन्यूइंग इन मोर, देन यू सी अनदर थिंग। इसका जो आप एम्प्लॉयमेंट देखिए, सॉरी, आप एम्प्लॉयमेंट में ये लोग बोलना है दैट जब बीजेपी सरकार सत्ता में आया था 2014 में, मुसलमान का परसेंटेज जो नौकरी में परसेंटेज 4.5 थे। हमने पिछले 10 साल में उसको बढ़ा के आई थिंक 10.5 ना ऐसा ले आया हूं। इसका उसका ट्वीट है, ये जो नहीं दिख रहा है, इसका ट्वीट है वो। मैं ये जो बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का वो ट्वीट है, वो मेरा इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये दैट मीन्स हाउ डिड यू डू दैट? जो नौकरी जिहाद आप जो करवा रहे हैं, उसके लिए जो सुदर्शन टीवी ने जो एक उसका प्रोग्राम किया था, उसका खिलाफ केस भी हुआ था और वो सुप्रीम कोर्ट तक गया और ऐसा ही पड़ा रहा, बंद करवाया। और इससे द्रोही अगर कौन हो सकता है? So that is why I said no, they are the biggest appeasers of minorities. But बोलते हैं, अक्यूज करते हैं, कांग्रेस वाला माइनॉरिटी को अपीज करते हैं, सपा वाला करते हैं, ये पार्टी करते हैं, उनका पार्टी करते हैं, सो पार्टी करते हैं, बट वो करते हैं यही लोग। और नेक्स्ट, once a minute. Yes. In past 10 years, the number of Hindus killed in decentralized and distributed low identity Islamic jihadi terrorist attack on Hindus is probably the highest in comparison with any corresponding periods. इसका मतलब ये है, जो पिछले 10 साल में जितना जो हिंदुओं को लो इंटेंसिटी जिहादी वायलेंस में जो मारा गया, और उसी 10 साल में अगर पिछले 10 साल में 2004 से 2014, 1994 टू 2004, अगर ऐसा एनी 10 ईयर पीरियड आप ले, इतना अधिक कभी हिंदुओं को मारा नहीं गया है। इट इज ट्रू दैट बिग terrorist events have been controlled, but that is not because that these people have done any effective action. It is because the RSS BJP themselves are responsible in many of these because they create situations and circumstances for those kind of things. Not that they indulge personally, no, but then they create such circumstances when they are in opposition, so that to terrorize Hindus, to get Hindus terrorized, so that all of them will come towards RSS BJP and vote them. Now, यू कन्हैया लाल अब तो जानते हैं मारा गया कितना। और वो जो हिंदू महासभा का जो लीडर थे, जो लखनऊ में जो मारा गया था, उसका नाम कमलेश तिवारी। और आप ऐसा ही देख लीजिए, यू टेक आउट लिस्ट। इनफैक्ट आई हैव ट्वीटेड रिक्वेस्टिंग द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसको थोड़ा मैं आई थिंक I have to show you a tweet. I have tweeted requesting National Crime Records Bureau that no, जितना जो हिंदू मारा गया पिछले 2014 में, उसका names of the accused, माने कौन मारा है उसको, बट वो तो नहीं दिया है। And I don't think they will even give that information. And once the National Crime Records Bureau gives that information, then you will know how many Hindus have been killed by the Muslims. This information, nobody brings it out.
and it's a fact that information is not readily available with me, and it will also be because जो national crime statistics में वो नहीं देते हैं, because खाली वो number देते हैं figure, उसमें जो religion भी वो कम देते हैं. In these murder cases they don't give religion unless it is a communal right. So I have requested National Crime Records Bureau through a tweet to please furnish this information in public domain, so that one will know how many Hindus have been killed, whether my allegation is correct or not. And I will be very happy if I am proved wrong. Because you are not going to be wrong with factual data. No. In fact, I will be happy also to be wronged, because no, so that no more Hindus are safer. But then the empirical evidence, the perceptional evidence that you feel that there is a distributed attacks. Earlier, instead of causing what is called mm, huge terrorist attacks, now they are targeting individually, so that no, it doesn't get attention, and they can continue to eliminate people without any problem, and then whatever the Hindu defenses etc will be there, they are getting destroyed. Yes, sir. Stone pelting and STSA means Sartan Sajuda is new normal in New India, Yeah, exactly. unlike Some such old India. yeah. No, very true, very true, very true. अब देखिए, this is from Kashmir to Kanyakumari and then Somnath to Imphal. आप जहां भी जाओ, जो जो हिंदुओं का, Hindus are under greatest threat in this government. Or now, 6 point Modi Sarkar destroy the Indian military through Agniveer Yeah, scheme. yeah. मैंने खाली दो उदाहरण देता हूँ इसका. Can you? I think I have to show one slide to you. हाँ, okay. It is emasculated the Indian military. Now there is the United States. थोड़ा background है. United States in the last about 100 years, it has not won a single war, contrary to their propaganda. कहाँ भी जो भी युद्ध में वो उसका जीत नहीं पाया. कारण ये है, उसका एक सिस्टम है. इट इज कॉल्ड टूर ऑफ ड्यूटी. टूर ऑफ ड्यूटी मीन्स आप माने लोकल उदाहरण देने से, जो होमगार्ड को जानते हैं ना, जी. होमगार्ड्स आर कैजुअल एम्प्लॉइज ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट. दे आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉइज. और जो टूर ऑफ ड्यूटी ऐसा है, उसमें जो यूएस में they take people on this tour of duty temporary basis, and they most of the bulk of their army, or at least substantial portion of their military, comprises of tour of duty people. ना वो जहां भी जाते हैं उसका यह है, खाली वो हिसाब करते हैं, उसका 2 साल 3 साल के लिए काम करते हैं. दे विल कीप ऑन ओनली काउंटिंग द कैलेंडर डेज. ये कब हमारा जो डेट 2 साल 3 साल निकल जाए. दे आर नॉट गोइंग, दे विल नॉट फाइट. अब देखिए रिसेंटली इराक में क्या हुआ. अफगानिस्तान में वो तो छोड़ के भाग गया. इससे पहले वियतनाम में तो वो तो मैंने भगाया उसको. सो जहां भी वो, जो यूएस आर्मी नेवर वन एनी वॉर. नाउ वी आर copying the US tour of duty by giving a Sanskrit name Agniveer or Agnipat. अग्निवीर, अग्निपथ नहीं है. आप अग्नि बोलने से भी क्या है, जो 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 क्षिपणी बोलने से क्या है, जो वायु बोलने से क्या होगा, वो तो टेम्पररी है. वो 3 साल ना 4 साल के लेगा. नो, अभी देखिए, अभी अगर युद्ध आज होगा किसी के साथ में भी, इधर चाइना के साथ हो, पाकिस्तान के साथ, नो यू हैव टूर ऑफ ड्यूटी पीपल 4 साल के लिए, वो कैजुअल जो होमगार्ड जैसा है. नो, डू यू एक्सपेक्ट देम टू फाइट, सैक्रिफाइस? दे विल ओनली सी 4 साल उसको कब निकल रहा है. So this is how a professional army, we are making it into a kind of a voluntary army. That is what I mean by destruction. There will be no loyalty. There will be no camaraderie.
because they know that not more than after 4 years, not more than 25 to 30% will be absorbed into the army, and rest 70% or whatever maybe they have to go out. सो उसके लिए कोई भविष्य नहीं है. और ये लोग बोलते हैं हम 10-11 लाख रुपया उसको देंगे. 10-11 लाख में क्या वो बच सकते हैं बाकी जो जीवन क्या करेंगे वो. और सेकेंडली जो स्किल उसको मिल रहा है जो अग्निवीर में, दे आर नॉट ट्रांसफरेबल स्किल्स टू प्राइवेट सेक्टर. So therefore both in terms of the individual case as well as for the in the interest of army, it is a disaster. And secondly, why every Indian should be very much concerned about this? Why? Because देश का सुरक्षा के लिए the last resort is military. अगर वो फेल हो गया पूरा देश, फिर हम ये क्या बोल तो वी विल बी ऑक्यूपाइड एंड हम एक दासी बन जाएगा. दासत्व में क्या बोल सकते हैं, तो वी विल बिकम द स्लेव्स of the foreign countries that will occupy India. It is a question of life, liberty, and freedom of every Indian. So, therefore, you cannot compromise on the highest standards of the military, even if it costs any amount of money. Suppose, let's say, agar 50% of the budget is required to defend this country, we should be prepared to pay. Because nothing is more precious than our freedom, our country's safety and security. That is why I'm saying. Now you see, that is one aspect. The second is, यहाँ देखिए जो मधुकेश्वर जी ने ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, ये 4 आर्मी सैनिक्स, there was an ambush by terrorists in Kashmir. 4 died and a lot of people were injured, and some of them are critically injured. So immediately the battalion concerned, they launched operations. They picked up 7-8 people, suspects. So उसमें से 3 लोग मर गए. ओके, नाउ ये जो 4 जो सैनिक मर गया, हमारा जो ये आरएसएस बीजेपी सरकार और ये राजनाथ सिंह जी, मैं उसको तो व्यक्तिगत रूप से उसको बहुत मानता हूं, बिकॉज वो बहुत अच्छा आदमी है. बट ये तो सरकार में भाग है. तो सरकार का जो चाहते हैं वो करना है ना. वो जाके जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट जो मर गया है उसका फैमिली को जो ये इज सोलेसिंग देम, ही इज गिविंग देम सोलेस and giving employment to their family. And the defense minister Rajnath Singh ji has not visited the families of the 4 Sainiks who have been killed by the terrorists. ये कौन सा देशभक्ति सरकार है ये? That is why I say they are the biggest Hindu drohis, and they are destroying Indian army, they are destroying Indian military by these actions. That means they are saying that ये जो सरकार है ये टेररिस्ट के साथ है, ये सेना के साथ नहीं है, ये लॉ एनफोर्समेंट वाले के साथ नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसी के साथ में नहीं है, ये टेररिस्ट के साथ है. इसका मतलब ये है. Sir, Indian Army is also giving training for Agniveer scheme, especially for selections in Kashmir through Urdu language. Beg pardon? मैं समझ नहीं पाया आपका प्रश्न. मीन्स कि जो इंडियन आर्मी है वो कश्मीर में जो मुस्लिम्स हैं उनको उर्दू में प्रचार प्रसार तो हो ही रहा है, उनकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं सिलेक्शन के लिए. They are doing all kinds of anti-Indian and anti-Hindu things. Now ये देखिए, I will give an example. Suppose कश्मीर में अग्निवीर में ज्वाइन किया कुछ लोग, उसमें से 20-25% आर्मी में ज्वाइन किया, बाकी लोग तो दे आर रेगुलरली अब्जॉर्व. जो 4 साल आर्मी में काम करने के बाद उसका तो रेगुलराइज नहीं हो पाया. And then suppose if they are contacted by the terrorists, he has got all the training and he knows how to handle weapons and he also knows how the army functions. All this information will go into the hands of terrorists. That is why it's the most dangerous scheme. Only a देशद्रोही सरकार
can come up with this kind of scheme? Hmm. Modi Sarkar has led the Chinese to occupy huge track of Indian territory in the Yeah. past 10 years. Yes, because that is a known thing. Everyone knows it. आप थोड़ा मैं जो आपको देता हूँ. In the last 10 years, we have lost 2,000 square kilometers of the Indian territory to to China. 2,000 square kilometers. That is the estimate made, and there are so many reports. एंड आउट ऑफ आई थिंक 65 जो आउटपोस्ट जो बॉर्डर पोस्ट हमारा जो थे उसमें से ऑलमोस्ट आई थिंक 40 आर इनएक्सेसिबल बिकॉज द टेरिटरी हैज बीन ऑक्युपाइड बाय द चाइना. कैन आई शो वन ग्राफिक इसका. हाँ, ये देखिए 26 आउट ऑफ 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन ईस्ट दिल्ली वी हैव लॉस्ट एक्सेस. और इससे बड़ा क्या हो सकता है. और आप जब भी इसका प्रश्न पूछो वो नेहरू के पास जाएगा मोदी जी ने, और नहीं तो जो भाजपा ये सब लोग. ठीक है, नेहरू जी जो किया है वो गलत या वो सच वो बात नहीं है. ठीक है, he has done, you criticize if he has done anything wrong, बट आपने जो क्या कर रहा है. we have lost so much of our territory. आप यहाँ देखिए, इसका बोलने का ये है that how much of land has China grabbed from India since Modi? 2000 nearly, India lost nearly 2,000 square kilometers to PLA, that is People's Liberation Army of China, in the last 10 years. और ये बोलते हैं हम तो देशभक्त हैं, हमसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है. Second, fourth point. The Modi Sarkar has been systematically undermining, Yeah. destroying institutions and governments of democracy. Yes. हमने जो बताया था how CBI has been emasculated by amending the Prevention of Corruption Act, and then without prior permission of the government, CBI and state anti-corruption bureaus cannot start even a preliminary inquiry. Forget about any this, or even a secret inquiry also you cannot start because that's illegal. Likewise, you see the National Judicial Appointment Commission जो एक्ट जो संविधान को जो संशोधन किया था 2015 समय, Supreme Court has struck it down. What was the purpose? It was to undermine the independence of the Supreme Court by taking control of the appointments. Then you see the case of Lokpal. Lokpal has been appointed. Have you ever heard what they are doing? And so many other institutions, ECI, पहले जो ECI में होता था, professional bodies. Example, 2 IAS officers, 1 income tax officer. इनकम टैक्स ऑफिसर रहने का जो आवश्यकता ये है दैट वो कितना पैसा खर्च हो रहा है, उसका जो अकाउंट्स, एक्सपेंडिचर, ऑल दोज थिंग्स ऑफ कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज ही कीप्स. Now you put an IAS officer who doesn't know anything about the finance or income tax. Now all 3 IAS officers are put there. So that no, because the election commission has no internal expertise to look into the financial matters of the political parties and candidates. So these are the various ways through which the institutions are being undermined. And in the past 10 years of Modi Sarkar, crony capitalism has reached its जानते हैं zenith. because उसके बारे में आप तो जानते हैं, सब लोग जानते हैं कैसा कौन किसके पास है. So there is no need for elaboration. कैसा how some people are getting everything and some people are not getting anything. How some people have become fabulously world's richest people in the last 10 years. And in Taxation. last 10 years, Modi's Yes. taxation and serious and exotic. Yes. Let me allow me to show that
one graphic and video also. Okay. ये है टैक्सेस देखिए, इसमें जीएसटी कहा, देर इज नो आइटम विच इज नॉट टैक्सड इन दिस कंट्री नाउ. आप रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाइए, 5% भी टैक्स देना है. अगर इफ यू आर ईटिंग इन ए स्टार होटल, you have to give 18% food tax. Anything and everything that you buy, it is taxed. अब रास्ता में जाने के लिए आप फास्ट टैग तो चाहिए, बिना नहीं तो आप तो रोड पे नहीं जा सकते हैं. See, in other countries, you see, there are two types of roads. One is open road where you don't have to pay anything. Then there is a road, then there are other roads where you pay toll tax and then you go on that road. Now, they are converting the existing roads into toll roads. Now, अगर जो टोल देना है तो आप मोटर व्हीकल टैक्स क्यों ले रहे हो? मोटर व्हीकल टैक्स का मतलब ये है दैट आप रास्ता बनाने के लिए आप मोटर व्हीकल टैक्स ले रहे हो. आप इधर मोटर व्हीकल टैक्स भी लेते हो, उधर टोल भी लेते हो. This and then you see the GST head to toe. Somebody has done that beautiful. Then अरे ये तो हमने आपको एक वीडियो दिखाना चाहते थे, ये वीडियो नहीं आ रहा है. वो इसमें नहीं आ रहा है वीडियो. वो बहुत अच्छा वीडियो था एक फ्रॉम ए मूवी. ओपन इन रीडिंग मोड, ट्रांसलेट. ओके, ठीक है. I will show after this over. Next. Once a minute. Oh, 6. Okay. I think this video has come, but I will show you. I think I will video file. हाँ, वीडियो फाइल अलग देना पड़ेगा. एक मिनट में देना. वोट बैंक की नो ये नहीं है. ये राजनीति में डूबी हुई दिल्ली सरकार इस साल अप्रैल अक्टूबर के दौरान 15.58% की बढ़ोतरी हुई. ये नहीं है. इसको कैसा डिलीट कर सकते हैं? This is the current situation of India. You take any issue, any transaction. आप बच्चे लोग को ट्यूशन पढ़ाओ, आप सर्विस टैक्स जीएसटी देना है. आप होटल में खाने के लिए जाओ, आप जीएसटी देना है. आप पुस्तक खरीद करो बच्चे लोग पढ़ने के लिए, वो भी जो देना है. यू गो टू एनी प्लेस, एनीथिंग. आप जो आपका जो पानी जो आता है, पानी का ऊपर भी जो जीएसटी है. आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका ऊपर जीएसटी है. आपका टेलीफोन बिल है उसका ऊपर भी जीएसटी है. देयर इज नो आइटम on which there is no GST. So we are under greatest taxation. The network, that is why I said usurious. Usurious means it's extortive and so exploitative. Whereas then there is another thing also. This law is enforced more strictly on Hindus because who are not. Whereas in case of others, whom you understand what the state has no ability to enforce there, so therefore the Hindus get to pay almost 100% taxation, or at least 95% of the tax amount that the government of India collects or state governments collect. So we are the tax bank and they are the vote bank. Okay. Now 6.6. Yes. 11 point. Use unemployment and underemployment start the devaluation of rupees and fall in its purchasing power and skyrocketing prices. Okay, now just compare about the prices. What was the LPG cylinder cost in 2014 when this government came?
It was around 400 or less than 500. Today, it's around 900 or so. That means there's almost a double. What was the price of petrol and diesel in 2014 and today what is the price? And what was the price of crude oil in 2014 and today? It is much less than what it was in 2014. Yet we are paying very high amount for the petrol, diesel and LPG. These are only examples. You take and then what was the dollar and rupee dollar exchange value in 2014? I think it was around 50 rupees. Today it is 80 rupees. This is the level of depreciation of the rupee, and then there and consequently the sharp fall in the purchasing power of the rupee. When the purchasing power of the rupee goes down, then automatically the prices increase. That is a simple economics rule. Now you see the unemployment. There was a report that 83% of the Indian youth are unemployed now. Not that earlier it was a great figure, but the point is that the education system that we are continuing, and the national education policy is no different from the previous education policy. It is utterly useless. It only makes people unusable or unskillable who do not have any skills. Instead of imparting skills, we are only giving them certificates that no, he is a BA or BSc or MSc or MA and like that. So there is absolutely no vocational skilling of this of the people, and the education makes them completely unemployable. So there is so much a huge unemployment that's going on. And where are we taking this country to? You go to any household, if there are two children, then definitely one of them is unemployed. And even in many cases, if you go to the lower level of the society, they are underemployed also, in the sense that they do not have enough work, even if those who are working. So they both underemployment and unemployment coupled with price rise is the biggest problem today the country faces. Now you take 1,000 rupees and go to a vegetable market. You hardly get any vegetable which is sufficient even for 2-3 days. So that is the level of price rise, unemployment, and then economic difficulties that the people are facing now. And it's a reality. I don't have to tell you. You experience, and all the viewers, they also experience it every day. So next point, And on the other hand, we say that Amrit Kal, Amrit Kal, Amrit Kal. In fact, no, they say that Viksit Bharat. हम बोलते हैं ये विलपित भारत है. ये पूरा भारत इज विलाप है, विलापित भारत है ये. It's not a विकसित भारत. the Modi Sarkar has perfected the art and science blatant misuse of law and enforcement agencies for promoting its political interest and destroying the opposition, and thereby serious undermined rule of law and democracy. Yes, absolutely. See, I've already mentioned that there was a report that out of 25 opposition leaders who joined who had cases, 23 cases have been closed. It is simply blatant misuse of enforcement directorate. Now, secondly, there is something called legality and propriety of any action. Something may be done completely legally, but its propriety, that is whether it is properly done or not, that can be questionable. Now, recently, Arvind Kejriwal has been arrested in a case of 2022, not today. The case was registered in 2022, that is liquor scam. If Arvind Kejriwal is involved in this, why did you not arrest him 6 months ago? Why did you not arrest him 1 year ago? Why did you not arrest him in 1.5 years ago? Or, since it is so old, 2-year old, you could have waited for another 2 months, and after the election also you could have arrested. Because the heavens have not fallen or is not going to fall by delaying it by another 2 months. That means the intention is very clear. They want to sabotage the democracy. They want to cripple the opposition, which is very important because unless all the parties they come to the open and then they campaign,
People will not be able to exercise their franchise freely and fairly. Now they are crippling the opposition. No, what is the need? So these are the things. It's a clear case of it's a blatant misuse and of the enforcement directorate to destroy opposition. That's what this is a simple example, because there are so many examples, but this is suffice to buttress my point. Legality and propriety are totally different, and an action by a law enforcement agency should not only be legal, but it should be proper and what is it called, moral and ethical. And last point, Kashmir has almost been handed over to the Middle East sects. True. Because you see, after the so-called repeal of the 370, amendment of 370, all the Hindus have been thrown out, or Hindus no longer stay there, because no longer when the 1947, when India got independent, there were around 30% Hindus in Kashmir Valley. Today there are not even 30 Hindus, except the government servants who are working there. Nobody lives there. It's 100% cleansed of Hindus. Now, if you look at the past, this one, how many agreements have been signed with Middle East, United Arab Emirates or Saudi Arabia and all those countries who would be investing all the money. It will be it will be a colony of the Arab colony only, because that's what, and now they control directly from Middle East. So Kashmir is no longer in India. They are neither mentally with India nor otherwise, because we are putting so much army there, and then we are pumping thousands of crores of rupees to keep them happy, and then bringing some Middle East money also. That's why it is there. So otherwise, no, it is a gone case. Not an exaggeration to say that Bill Gates, the super prime minister of India and deep state, has been ruling the roost, compromising India's sovereignty. This is true. Now, I would like to ask a simple question to anyone. Now, here, just 1 second. Let me go back. Can you allow me to show the? See here. Before that, I would like to show you one small thing. There is a Foreign Contribution Regulation Act, which has been amended also. Now, these people, when they were in opposition, RSS people used to say, no, FCRA money, इतना पैसा आ रहा है तो हमारा देश को बर्बाद करने के लिए, जो conversion के लिए, वो के लिए सब. Then after they came to power, I drafted one amendment bill whereby Foreign Contribution Banning Act, I have drafted and gave it to them, that no self-respecting person will accept bribe, will accept doles from anybody. Likewise, a nation which has any self-respect cannot accept any contribution or donation free from other countries, because it's a national shame. So, but then they said, no, aisa nahi ho sakta hai, but we will try to control. Now, here is the list I would like to show it to the audience. Since the year 1994 onwards till 2021-22, a total of 2,97,428 crores has been received under the foreign contributions, as foreign contributions. Now, if you see from 2014, when the BJP Sarkar came to power, till 2022, that is those 8 years, the total out of this they received during these 8 years, that is 2014 se 2022 तक, 1,46,392 crore has been received out of the total 297 crore during the 8 years of BJP. यहाँ फिगर भी देखिए साहब, मैंने ईयर वाइज इट इज गिवन, बिकॉज 2021-22 22,000 करोड़ वो मिला है. Then your data is not available for 2022-23 and 23-24. अभी जो पिछले 2 साल, जो अब द ट्रेंड से अनुसार
कम से कम minimum 20,000 crore is being received every year on an average during this period. Now you add another 40,000 crores. That means पिछले 10 साल में बीजेपी का सरकार का समय में almost 2 lakh crore of the foreign contributions have been received. Now प्रश्न ये होता है, why would any person give foreign contribution, particularly a foreign country? अगर वो भारत का ऊपर इतना प्रेम है तो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को भी दे सकते हैं, because that is permissible. Why do they want to directly give it to our people? That means उसके पास they have some hidden agenda. There is an American saying, there is nothing called free lunch. अगर वो उसका पे जो फिलांथ्रोपी करना चाहते हैं, जो अमेरिकन वाला जो फिलांथ्रोपी करना चाहते हैं, अमेरिका में क्या इतना जो गरीब लोग नहीं है, ना अफ्रीका में गरीब लोग नहीं है, ना ब्रिटेन में गरीब लोग नहीं है, ना जर्मनी में गरीब लोग नहीं है, ये लोग क्यों हमको देना चाहते हैं? बिकॉज दे वांट टू sabotage India's internal security, national security. They want to use that fund to promote conversions, to change the demography from Hindu demography to Christian demography or Muslim demography, and to create hurdles in our economic development, and also to ensure to create what is that called, to advocate policies that are socially disruptive. For instance, जो जितना जो LGBT जो चल रहा है is all through foreign money भारत में, और जो जितना जो लिटिगेशन जो PIL होता है रिगार्डिंग दिस कास्ट का बारे में, नहीं तो LGBT का बारे में, ना वुमेन राइट्स का बारे में, ना फलाना राइट्स जिनका, ये सब तो these are all foreign money. And then the laws also, many laws, they do advocacy with MPs, MLAs, and chief ministers, and all those things. So they are basically using all this money to create a disruption, to destroy our civilization, our culture, our security, and everything. Now this government, which claims to be most patriotic, all others are ये खाली ये लोग देशभक्त है, बाकी सब लोग देशद्रोही है. इसी का समय में 2 लाख करोड़ रुपया फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैसा आया, क्यों आया? ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं बंद किया? अगर इतना पैसा आप अलो करते हो, इसका मतलब है आपसे बड़ा कोई खराब नहीं है, आपसे बड़ा कोई हिंदू द्रोही नहीं है, आपसे बड़ा कोई देशद्रोही नहीं है. Now your question about that is my statement about Bill Gates. Bill Gates is a private person. उसके पास धन हो सकता है, but he has direct access to the prime minister, to all the ministries in central government. He can go to RBI and dictate terms to RBI. He can go and visit any chief minister. How? Who is he? उसका क्या औकात है? Is he a foreign? सपोज वो कोई देश का कोई फॉरेन दूसरा देश का कोई प्रधानमंत्री या कोई अध्यक्ष हो, राष्ट्रपति जो होगा तो ठीक है, वो जब आते हैं उसका जो इंटरनेशनल रिलेशंस का अनुसार, फॉरेन रिलेशंस का अनुसार हम करते हैं. बट ये बार बार एवरी 2-3 महीना में एक बार, और नहीं तो 6 महीने में एक बार आते हैं. ये मैंने जहां चाहे वहां जाते हैं. व्हाट इज हिज एजेंडा? And then all governments, everybody is in attention to receive him, to pay obeisance, to give him compliance to his orders and directions. Now you see the photographs. ये देखिए कितना बार प्रधानमंत्री मिलते हैं. क्यों मिलना है? अगर भारत का प्रधानमंत्री अगर किसी एक प्राइवेट व्यक्ति के पास इतना बार मिल रहा है, that means it is compromising our national sovereignty, our security, and also our respect. हमारा प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री इतना छोटा व्यक्ति है क्या? तो जो भी आए, जो प्राइवेट वाला, उसके साथ में मिले. ये है, इसी के लिए unless he is a super prime minister, he is the head of that, जो what is called deep state. ये कोविड वैक्सीन, अभी जो जितना प्रकार जो वैक्सीन वो चला रहे, ये सब एक बिल गेट्स का है.
and then Pradhan Mantri willingly working at his behest. इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री reporting to another person who is the super prime minister. Our national security, our sovereignty is under threat. And ये लोग है, ये आरएसएस बीजेपी, ये बोलते हैं हम देश प्रेमी है, देशभक्त है, बाकी लोग देशद्रोही है। आप किसी में बताइए। नाउ टेल मी, इवन यूपीए सरकार में भी जो मनमोहन सिंह जी, कितना बार वो बिल गेट को मिला था? आप डेटा लीजिए, कितना बार मिले थे क्या? You take any prime minister. So this is what, for all these reasons, there are others also. For all these reasons, I would say again, reiterate that BJP as a party is the most corrupt. BJP as a government is the most corrupt. BJP, RSS, BJP as organizations and parties, they are the biggest Hindu drohis in entire world history. Because of these reasons, and each and every statement, word which I have mentioned, I can back it up with evidence as already given here and also with more evidence. This is what I want सर to इसको say. छोड़ के अब छोटे छोटे आपके 4-5 सवाल है जो एंड करेंगे, अब काफी टाइम हो गया। प्लीज। बिल्कुल, अब मेरे कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, आप इसके शॉर्ट आंसर करें तो बेटर। अब नहीं, और एक मैं ये जो सब बीफ देख के एक्सपोर्ट, एक मिनट, मैं भी एक बीफ एक्सपोर्ट का बारे में भी कुछ दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज आई फॉरगॉट इन माय दिस वन। हाँ, वो हाँ, ये देखिए, ये है इस जो मोदी जी ने क्या बोले थे, इसको कैसा, आई वांट टू शो वन वीडियो, एक मिनट। कैन आई, हाउ डू आई शो दिस वीडियो? नहीं हो रहा है। From to click on 3 dots. Okay. No. वीडियो नहीं चला पा रहे, कुछ प्रॉब्लम है क्या? कैन यू अलाउ मी? यस, सबमिट। की राजनीति में डूबी हुई दिल्ली सरकार पिंक रिवॉल्यूशन करना चाहती है, पिंक रिवॉल्यूशन। और पिंक रिवॉल्यूशन का उनका मतलब है हिंदुस्तान सबसे ज्यादा मटन एक्सपोर्ट करे। जिन नरेंद्र मोदी ने चुनाव में पिंक रेवोल्यूशन यानी भैंस के मीट के निर्यात का मुद्दा उछाला था, उनके कार्यकाल में भैंस के मीट के निर्यात का कारोबार खूब फला फूला है। वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक मीट निर्यात में पिछले साल के अप्रैल-अक्टूबर के मुकाबले इस साल अप्रैल-अक्टूबर के दौरान 15.58% की बढ़ोतरी हुई है, यानी 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। अब बड़ा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मीट एक्सपोर्ट के मुद्दे पर आखिर यू टर्न क्यों लिया? So I want to show that file now. We have come. Yeah, I want to show this slide. Can please allow the slides? Now you see the figure. वो जो आपने जो वीडियो देखे थे, वो मोदी जी का 2014 का जो इलेक्शन का समय में वो गाजियाबाद और जो नवादा इन बिहार में ये बात किया था, दैट ये पिंक रिवॉल्यूशन हमारा गौ माता, एक्चुअली उसमें जो काट दिया है, हमारा गौ माता को काट के, हम गौ माता को पूजा करते हैं और ये लोग गौ माता को काट के उसका मांस बेचते हैं, ऐसा बोल के जो बोल दिया। फिर वो आने के बाद क्या किया, विश्व में नाउ वी आर द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ, मीट और व्हाटएवर यू कॉल, मांस। एंड इसका जो जितना जो एक्सपोर्ट करने के लिए
You know how many cattle are required to be killed every day? 1 lakh. 1 लाख जो पशुओं को जो उसको वध करना पड़ता है प्रतिदिन। प्रतिदिन 1 लाख पशु को केवल एक्सपोर्ट के लिए, ये यहाँ भारत में खाने के लिए नहीं है, केवल एक्सपोर्ट के लिए more than 1 lakh cattle are to be slaughtered. साल में 4 करोड़ से अधिक कैटल हेड्स हैव टू बी स्लॉटर्ड। हमारा जो जितना इतिहास है, जो हिंदू इतिहास है, भारतीय इतिहास है, जितना जो सभ्यता का हजार सालों का इतिहास में कभी भी इतना स्केल पे जो पशुओं का ऊपर हम इतना हिंसा नहीं किया है। We have never committed this level of unprecedented violence on animals in the entire Hindu civilizational history. Whereas पिछले 10 साल में हर एक दिन, प्रत्येक दिन ये भाजपा सरकार का जो सब्सिडी, जो प्रोत्साहन जो दे रहा है, उसका वजह से 1 लाख जो पशुओं को वध कर रहा है, खाली वो मांस को एक्सपोर्ट करने के लिए। ये है, दिस इज देयर माने देशभक्त, दिस इज देयर गोमाता का भक्त, दिस इज देयर हिंदू भक्त, दिस इज व्हाट इज देयर। माने जो बोलने का एक है, करने का दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट अदर क्वेश्चंस सर। अब आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल हैं। पहला कि मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया और भारत का आज विश्व में डंका बज रहा है। कोई डंका नहीं है। विश्व गुरु का कौन सा भाषा में बात होता है? जो भारत जब विश्व गुरु होता है, भारत का तो एक भाषा तो होना चाहिए। हमारा भाषा तो अंग्रेजी है। माने जो विश्व गुरु जो बोल के जो ढंका बजाते हैं, उस देश में वो भारतीय भाषाओं का कोई स्थान नहीं है। भारतीय सरकार का जो चलाने में कोई भारतीय भाषा का कोई स्थान नहीं है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भारतीय भाषाओं को कोई स्थान नहीं है। और आप बोलते हैं विश्व गुरु। किसका विश्व गुरु है? ये फालतू है, अपनों का नोबडी, कोई मानते नहीं है। ये सब वी आर सेल्फ डिसीविंग। खाली जो लोगों को फालतू माने जो बेवकूफ बनाने के लिए ये सब, पर्टिकुलरली हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए सब प्रचार होता है, दुष्प्रचार। ऐसा कोई विश्व गुरु नहीं है। वो बिकॉज हमारे पास भाषा भी नहीं है। विच ऑफ आवर कंट्री, आवर संस्कृत इज गॉन। और ना हिंदी में कोई बात कर सकते हैं, ना तेलुगु में बात कर सकते हैं, ना बंगाली में, ना कोई तमिल, ना कहाँ भी नहीं है। अब तो पढ़ाई तो नहीं कर सकते हैं और विश्व गुरु बोलते हैं। ये सब तो बकवास है। दूसरा आपसे सवाल है कि मोदी जी का जब परिवार नहीं है तो भ्रष्टाचार किसके लिए करेंगे? भ्रष्टाचार करने के लिए परिवार की आवश्यकता नहीं है। भ्रष्टाचार इज एन इंडिविजुअल क्वालिटी। It has nothing to do with your family or not having a family. Why should he be there in power if he doesn't have a family? सत्ता में रहने का क्यों? That itself is this. Bhrashtachaar also doesn't mean only taking money. It is corruption. Corruption is not financial corruption alone. Financial corruption is only a part of it. There are political corruption. There is so many other things. You are corrupting the whole system. अब मोदी जी को छोड़िए, आरएसएस बारे में मैं एक बात बोलता हूँ। जो 2014 तक ऑर्डिनरी सेकंड क्लास ट्रेन में जा रहा था, टुडे वो सब लोग एक के लिए 2-2, 3-3 वो एनजीओ बनाया और वो बिजनेस क्लास में चलते हैं फ्लाइट। ये है उसका जो माने जो क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार का अपोजिट क्या होता है? ऑनेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? ईमानदार। ईमानदार तो उर्दू शब्द है, हिंदी का बोलते हैं कर्तव्यनिष्ठ। हाँ ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ तो अलग है। ठीक है, व्हाटएवर इट उर्दू उनके लिए ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। मोदी जी के लिए उर्दू सब ठीक रहेगा।
काफी वो अब वो ठीक है। हाँ, इसे एक्चुअली ईमानदार इज नॉट, ईमानदार मीन द वन हु इज फेथफुल टू द रिलीजियन। ईमान, ईमान का जो दार है वो जो ईमान, so honesty is अलग, ठीक है, you understood and people have understood what I meant. So therefore no, it is all these things is a bakwas that I don't have family and all that. People who do not have family, जयललिता को कौन सा family था? जयललिता was a spinster. She did not have any family. और मायावती जी तो फैमिली है क्या? So that has nothing to do with ओके, उसके बाद ये हो रहा है कि मोदी जी जो हैं वो जो कर रहे हैं वो आम आदमी नहीं समझ सकता है। तो क्या कुछ ऐसा है जो कुछ स्पेशल जो कि ऐसा आम कुछ लोगों को समझ में नहीं, आए? ऐसा कुछ नहीं, वो खाली अपने सत्ता में रहने के लिए कर रहा है वो, कोई बिकॉज वो समझ नहीं पाएंगे ना, बिकॉज आप बोलते एक है, करते एक है, सोचते दूसरा है। बोलते एक है, सोचते एक है, तो करते सोच। आप जो ड्रेस पहनते हैं, जो पूरा वो तिलक लगाए, पूरा वो जो जो भगवादारी होके इलेक्शन टाइम में आते हैं, वो इलेक्शन साहब कंप्लीट होने के बाद फिर जाके माइनॉरिटी को अपीसमेंट कर रहा है, तुष्टीकरण कर रहा है। कैसे समझ पाएंगे? बिकॉज पीपल आर गलीबल, पीपल आर, तो वो समझ नहीं पाएंगे। इसमें सर एक सवाल ये भी होते हैं कि हम्म। चलिए ये सब तो ठीक है, अब लोगों के सवाल होंगे कि क्या हम कांग्रेस को वोट कर दें, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दें? See, I don't. That is up to people. Whether you see those who think this is the standard RSS संघी का जो चड्डियों का जो ये प्रश्न होता है। See, you select candidates based on their goodness or their capability and this one, irrespective of party, or even assuming that the कांग्रेस को वोट देना है ना, आपको देना है ना, तेलुगुदेशम को देना है ना, टीएमसी को देना है। लेट मी टेल यू, बीजेपी से जो भी हो, एनी टॉम डिक एंड हैरी विल बी बेटर देन बीजेपी। जो भी माना, जितना फालतू पार्टी हो आप लोग, वो लोग इतना ही जो हिंदू द्रोही नहीं हो सकते। आरएसएस बीजेपी जितना हिंदू द्रोही है उतना नहीं हो सकते, बिकॉज पिछले जो 2014 से पहले तो जो था वो तो मोदी सरकार नहीं था, ना आरएसएस का सरकार नहीं था, वो तो गठबंधन का सरकार, नहीं तो कांग्रेस का सरकार थे। अब सब लोग मर गए थे क्या? ठीक है, we face some problems, but the kind of problem that we are facing now are at least 10 to 100 times more than what we were facing earlier. एक एंड लास्ट सवाल है, आर्टिकल 25 टू 30 का रिफॉर्म जब तक नहीं होता तब तक हम कैसे अपने समाज को सशक्त करें? अब तो हम तो वही पूछ रहे हैं, पिछले 10 साल से क्यों नहीं किया है? एंड जो व्लादिमीर आदित्यनाथ जी, ये भाजपा सरकार, आरएसएस बीजेपी ने हमको बोलते हैं दैट नो, ये राज्यसभा में बहुमत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप जानते हैं जो पिछले 10 साल में वो आई थिंक 8 बार संविधान को संशोधन किया है। अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो हाउ डिड यू डू दैट? सो द पॉइंट इज, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड वेयर देयर इज नो विल देयर इज अ बिग हिल। दैट मीन्स जहां काम करने के लिए अगर मन में है तो कैसा भी प्रयास करेंगे करने के लिए। अब प्रयास किया था क्या? कभी नहीं किया। Then, so it means you don't want to do that. You only want to keep Hindus terrorized so that no, they will become your vote bank, and then you continue to enjoy power and pelf. Pelf means illegal, ill-gotten money or ill-gotten wealth. Power and pelf at the cost of gullible Hindus. And election time आए, अब जो ये बुरखा का बारे में आप एक इशू मुद्दा उठाएंगे, और नहीं तो जो मदरसा का बारे में मुद्दा उठाएंगे, ना किसी मंदिर का मुद्दा उठाएंगे, ना किसी हिंदू मुस्लिम या हिंदू क्रिश्चियन मुद्दा उठाओ। इलेक्शन जो 6 महीने पहले, और हिंदुओं को मैंने फालतू उसको ये उत्तेजित करो, एंड देन वोट ले लो, हिंदुओं को मरवा दो, देन आप एंजॉय करो, हिंदू जहां बाढ़ में जाए जाते। ये जो आरएसएस बीजेपी का है,
ideology. सर थैंक यू, आपने Thank काफी you. Thank you. इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया और लोग काफी इनलाइट हुए इस चीज से। और लाइट नहीं है, हमने तो, मेरा ये है बिकॉज जो भी मैं मानता हूँ, जो भी मैं सोचता हूँ, वो ओपनली बात करता हूँ। मैं मन में एक और बोलने में एक नहीं होता है। आई कीप ओपनली, इनफैक्ट आपने तो, यू मस्ट हैव बीन फॉलोइंग माय ट्विटर पोस्ट आल्सो, एक्स पोस्ट आल्सो। आई टॉक ओपनली, एंड सेकेंडली आई ऑलवेज स्पीक बेस्ड ऑन एविडेंस. I don't get carried away. And then whatever I spoke and I have been speaking and I will speak in future also, it will be backed by evidence in any place or any forum, and I am available for discussion with anybody, and also not necessarily for a political debate, but is also basically for learning. For learning experience also I am available, and anyone is free to call me or text me, and I will clarify those points. And thank you, Vishalji, for giving me this wonderful opportunity. And I thank all the viewers for patiently listening to me, and hope that no, we should work for our survival of our civilization, our society, our religion, our culture. And unless we work for our own, nobody else can work. And there is a famous saying that when you don't fight, when it is required to fight for you, for what is your own, and there is no point in fighting after you have lost it. So therefore, it is time for all Hindus to unitedly think whether voting for the RSS BJP is going to help them. Forget about who comes to power, because as Chanakyaji has said, traitors have to be first taken care of. RSS BJP are the biggest traitors. Thank you very much. Thanks for the wonderful थैंक यू opportunity. सर, Good night and Shubhratri. थैंक यू। तो चलिए, आप लोगों का भी जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। बाकी आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफी कुछ जानने को मौका मिला होगा। वैसे तो आप लोग जानते हैं काफी कुछ चीजें, लेकिन जो डिटेल्ड डिस्कशन वो हमने करने का प्रयास किया। और चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहें तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना तो खैर जारी रखे, लेकिन मोदी के परिवार के सदस्य कोई भी यहाँ पर ना आए। वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 से कानपुर, 3 से नागपुर की सुगम यात्रा कर कैंसीकरण के रास्ते संतुष्टिकरण की अपनी आखिरी मंजिल को प्राप्त करें। यहाँ अपना कृपया समय बर्बाद ना करें। आप सभी सज्जन लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।